ममता जी, इस युवा कुंभ के आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय योगेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित रजनी दीदी, पायल दीदी, गीता दीदी, यहाँ सम्मुख उपस्थित सभी सम्माननीय अध्यापक वृंद, आदरणीय राजेश जी, अन्य कार्यकर्तागण और भारत माता की प्यारी सपूत और वसुधा की भी कुछ सुपुत्रियाँ यहाँ पर उपस्थित है, भारत के बाहर की भी, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ इसी नाते से, इसी संबंध से बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस भारत माँ को अपनी माँ मानता हूँ। यदि आप भी मानते हैं तो एक माँ के पुत्र होने के नाते हमारा जो संबंध है, उस भातृत्व के भाव से आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। जब हम लोग पहले हॉस्टल्स में जा रहे तो पूर्वोत्तर के भी हॉस्टल में गए और उसके सामने इंटरनेशनल हॉस्टल में गए तो हमारे पास में हमने उन बहनों से भी राम राम की जो उज़्बेकिस्तान से आई है, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ नृत्य प्रस्तुत किया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हियर। यूक्रेन की भी एक बहन यहाँ पर बैठी हुई है, सीरिया से भी बहन बैठी हुई है, घाना की भी बहन है। और मैं सोच रहा था कि विश्व में 58 जगह पर 58 प्लेसेस देयर इज अ काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। Guns are blazing, missiles are being fired, drones are putting bombs on hospitals, on schools. Thousands and thousands of innocent people are being killed at this moment. When we are sitting here peacefully and watching these beautiful presentations, उसी समय विश्व में कितने सारे लोग भय से ग्रस्त हैं। They are afraid. The siren goes off and they are going into the shelters. वो ऐसा आश्रय पाने की कोशिश करते कि जहां पर वो बम नहीं पहुंचेगा। And the technology goes on. They are developing cluster bombs which can go deep into 100 meters, so that you are not safe anywhere. तो जब आप कह रहे थे कि भय क्यों लगता है, कि राम के और शाम के आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यह भय इसलिए है क्योंकि भारत अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। जब भारत जगता है तो विश्व निर्भय होता है। आज भारत अपने जागृत शक्ति के साथ उठ करके खड़ा होगा तो विश्व को निर्भय करने की शक्ति भारत में। हजार वर्षों से भारत ने यह काम किया। सारे विश्व की मानवता को मानवता का पाठ पढ़ाने का काम भारत ने किया है। इसलिए उपनिषद के सभी मंत्रों में से एक शब्द यदि सिंह की गर्जना के अनुसार यदि कहीं पर गुंजायमान होता होगा और शिकागो की उस सर्वपंथ सभा में खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा होगा तो वह शब्द है अभी ही निर्भय बनो, भय ना करो, डरो मत। और व्यक्ति निर्भर कब होता है? जब अपने आत्मबल का उसे परिचय हो। When you know yourself, when you go within and understand what immortal strength you are born with. Shrunvantu vishwe amrutasya putra aye dhamani divyani tatsu. This was the clarion call which Swami Vivekananda gave in Chicago. He said, the children of immortality. You are born with immense power. You are born with unending power. अनंत शक्ति के और आप अपने अंदर लेकर के जन्म लिया है। उस शक्ति को जब पहचानते हैं तब निर्भय हो जाते हैं। बाहर का आश्रय, बाहर का प्रश्रय, बाहर का संबल, any support, any guarantee, any security from outside cannot make you nirbhaya. Cannot make you independent, cannot make you without any fear. That fearlessness will come when you understand, when you realize, जब आप अपने अंदर की शक्ति का साक्षात करते हैं। When you face your own self and that immortality comes out of it. वह कुंभ का अर्थ है। कुंभ शब्द का ही अर्थ है। कुंभ, अमृत कुंभ से शब्द आया है। जब मंथन हुआ
और अभी योगेश सिंह जी कह रहे थे व्यक्ति से आपका विरोध हो सकता है, विचार का मंथन होना चाहिए। इस राष्ट्र में सदियों से शास्त्रार्थ की परंपरा रही, इसलिए जंगलों में से शस्त्र समाप्त हो गए तो विचारों की लड़ाई कैंपस में होगी, और वो लड़ाई कैंसल कल्चर से नहीं हो सकती। वो लड़ाई आप मेरे से नहीं, आपकी सहमति है तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको सामने नहीं आने दूंगा, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, इस कैंसल कल्चर से नहीं होगी। वह संघर्ष तब होगा जब हम साथ में बैठ करके विथ एन ओपन माइंड आर रेडी टू डिस्कस। व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री देन इट स्टार्ट्स द शास्त्रार्थ। विचारों का आदान प्रदान तब प्रारंभ होता है when you agree to disagree, and our campuses should become a bubbling place where all kinds of thoughts should be welcome, listened to, attended to, and co-counter again and again. Then only राष्ट्र निर्माण हो सकता है, then only the nation can be built. It can never be built with a closed mind. It can be never built with doctrination of something. You cannot brainwash people. You cannot misguide them. You have to inspire, motivate, trigger the thought. अंदर से आना चाहिए। वह क्यों जगना चाहिए, क्यों करना, क्यों कोई काम करना, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया, What is the purpose of my life? Without purpose, everything is useless. There is no value. आजकल वैल्यूज की बात होती है, वैल्यू एजुकेशन की बात होती है। वो क्या एआईसीटी में आजकल आपके पास एआईसीटी का भी चार्ज है, वो क्या यूनिवर्सल वैल्यूज का कोर्स शुरू किया। व्हाट इज वैल्यू? मूल्य क्या है? आप अपने आप को क्या वैल्यू करते हो, दैट इज योर वैल्यू। आप अपना मूल्य क्या करते हो, व्हाट यू वैल्यू। रेड लाइट जली हुई है ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर, आजू बाजू में कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस नहीं है, व्हाट यू डू एट दैट टाइम, दैट इज योर वैल्यू टुवर्ड्स योरसेल्फ व्हेन नोबडी इज लुकिंग एट यू। जहां जाते हैं वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी की नजर में हैं, सीसीटीवी इज वॉचिंग यू, बी केयरफुल, बी ऑनेस्ट बिकॉज समबडी इज वॉचिंग यू। अरे अपने अंदर का सीसीटीवी जगा लो। देयर इज अ सीसीटीवी गोइंग ऑन 24/7 365, नेवर स्टॉप्स। ये देखता है ना, कोई और नहीं देखता। एक संत का एक शिष्य था, उसको सब भोलाराम कहते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट, सो भोलाराम कहते थे। एवरीबडी यूज्ड टू लाफ एट हिम, सब उसका जोक उड़ाते थे, वो कुछ करता था तो उसका मजाक उड़ाते थे। सारे शिष्य जो अपने अपने शास्त्रों में प्रवीण थे और तुरंत याद कर लेते थे, वो कहते थे भोलाराम है, इसको कुछ नहीं समझ में आता। और गुरु जी का बड़ा प्रिय था, and nobody could understand why Bhola is so close to the Guruji and why Guruji always gives importance to him. और गुरुजी कहते थे ये भोला राम है जो मेरी हर बात समझता है। And the students used to say he doesn't know anything. He cannot recite the shastras. He doesn't know the mantras. His grammar of Sanskrit is not good. और फिर भी गुरुजी इसको क्यों महत्व देते हैं? तो गुरुजी decided one day that I should teach them a lesson. और गुरुजी ने सबको एक एक फल दिया, एक एक आम दिया। अभी आम आने वाले हैं। ब्यूटीफुल मैंगो टू एवरीबडी। और सबको कहा ये आम को खाना है, जस्ट वन कंडीशन, यू हैव टू ईट दैट मैंगो वेयर नोबडी एल्स इज सीइंग यू। क्या कोई और आपको नहीं देख रहा, वहां जाकर के खाना। शाम तक भोला राम आम हाथ में लेकर के घूमता रहा, आम खाया नहीं, बाकी सबने आम खा लिए। शाम को गुरुजी ने कहा भोला राम आम नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटन द मैंगो। And everybody started laughing because Bolaram answered, Guruji, आपने कंडीशन ही ऐसी लगा दी, your condition was such that I could not eat. तो शिष्य हंसने लगे। In this big campus, you did not get a place where you could hide and eat the mango where nobody is seeing. तो बोलाराम ने कहा मैंने बहुत प्रयास किया। गुरुजी ने पूछा किसी को तुमने कहाँ खाया, तो किसी ने कहा मैं जंगल चला गया था,
पेड़ में चढ़ करके खा लिया. Somebody said I went at the back of the temple, उस मूर्ति के पीछे जा करके खा लिया. Everybody told their place where they were alone and could eat the mango. गुरुजी ने पूछा, भोलाराम ये सारी जगह तुझे पता नहीं थी क्या? भोलाराम ने कहा मैंने ये सब ट्राई कर लिया, लेकिन राम जी तो सभी जगह देख रहे थे, मुझे ऐसी एक भी जगह न मिली जहां राम जी ना देख रहे थे, तो कैसे आम खाता? राम तो सर्वत्र देख रहे हैं. जब आपके अंदर का सीसीटीवी जग जाएगा, then you will start valuing your own self, and those are the values which are the most important thing. और इसलिए पर्पस के साथ वैल्यू होती है. अभी ममता जी का बार बार माइक ऑफ हो रहा था और उनका हर आग्रह बिना माइक के होता था. वो बोलती थी मैं आग्रह करती हूं और फिर याद आता था माइक चालू करना है. ये माइक की वैल्यू कब तक है? दिस माइक हैज गॉट वैल्यू बिकॉज इट डज रिसीव द वॉइस ऑफ द स्पीकर, गोज टू द एम्पलीफायर, एंड थ्रू द स्पीकर द एम्पलीफाइड वॉइस कम्स टू यू. ये माइक मेरी ध्वनि को ग्रहण कर रहा है. अगर ये खुद की ध्वनि करने लगे, if this mic starts creating its own whistling voice, it will not call be mic, it will be a noise, and the value will be zero. इसकी वैल्यू तभी तक है जब ये दूसरे की आवाज ग्रहण कर रहा है. हमारी भी वैल्यू तभी तक है जब तक हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं. जब हम खुद की ही आवाज निकालने लग जाएंगे, आवर वैल्यू विल बी जीरो, और फिर कबाड़ में डाल दिया जाएगा. इट विल बी रिसाइकल्ड, एंड वी आर बीइंग रिसाइकल्ड फॉर so many births. Recycling is going on because we did not value our own self. वही साइकिल और रिसाइकल चल रही है, वही फेरे में चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि हमने अपने मूल्य को नहीं समझा, क्योंकि अपना मूल्य स्वार्थ में नहीं है, देने में है. What have you contributed? That is your value. परिचय दिया सबका, किसी का भी परिचय यह नहीं दिया कि उन्होंने कितना पाया है. सबका परिचय यह दिया गया उन्होंने क्या दिया है. What is the contribution? What have you contributed to the world? That is your value. That is your purpose. That is what you are. That defines you. वो आपका परिचय है. इसलिए आज का जो विषय है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, युवाओं की, और उसमें ये युवतियों का संगम कुंभ होने के कारण वह कुंभ शब्द आया अमृत कुंभ से. जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ, तो उस सागर मंथन में से धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के पैदा हुए. वह अमृत कुंभ हम सबके हृदय में है. That pot full of immortality is within us, which has to be triggered, which has to be motivated, which has to be ignited, which has to express and manifest itself in our life. हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में, मनसा वाचा कर्मणा, जब वह अमृत कुंभ झलकने लगे तब युवा कुंभ होता है. इसलिए राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है तो अपने आप पड़ेगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? ईच वन ऑफ अस हैज कम विथ अ यूनिक पर्पस. वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन अ यूनिक वे. दैट इज अवर स्वभाव, दैट इज अवर नेचर, दैट इज अवर सेल्फहुड, दैट इज अवर बीइंग. हमारे होने का वह अर्थ है जिस रूप में हम कंट्रीब्यूट कर सकते. Nobody else can replace you. You are irreplaceable. You are one and only. इस विश्व में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है. विश्वास नहीं होता? एक बार अपनी उंगलियों को देख लो. माँ ने कहा, बचपन में सिखाया, कराग्रे वसते लक्ष्मी, इसलिए प्रभाते कर दर्शनम. कहा कराग्र में लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम. These are the three purposes of life. If you want to earn money, Lakshmi, that is in your hands. If you want to earn Vidya, knowledge, Saraswati, that is also in your hand. If you want to attain the spiritual knowledge, Govindam, that is also in your hand. So your Parakrama, your Purushartha, what you do, your deeds will decide your future. इसलिए माँ ने कहा प्रभाते कर दर्शनम. माँ ने सिखाया सुबह उठते ही look at your hands, look at your palms.
गिव योर सेल्फ दैट थॉट, आज दिन भर इन करों से कर्म करूंगा। इसको कर कहते हैं, इसलिए कर वो जिससे कर्म किया जाए। आई विल बी फंक्शनिंग विद दिस, इसलिए उस कराग्र का दर्शन करना है। एक बार कर लो, सुबह आपने नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, तो अभी कर लो, क्या दिखता है। और ज्यादा वैल्यू आजकल लक्ष्मी को होती है, इसलिए कराग्र में देखो, व्हाट डू यू सी, दीज आर यूनिक, दिस फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। ऐसा हाथ का पंजा भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, वन एंड ओनली। ये 5 फुट 8.5 इंच का नमूना एक ही बनाया है। दुनिया के 8 अरब लोगों में ऐसा नमूना दूसरा नहीं। और केवल यही नहीं, आप में से प्रत्येक, यदि आप यूनिक नहीं होते तो आपका आधार कार्ड नहीं बनता। यू आर यूनिक इन योर कंपोजिशन, आपकी रचना यूनिक है, योर टिश्यू, योर बॉडी सेल, एवरीथिंग इज यूनिक। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है मैचिंग करना पड़ता है, जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है टिश्यू मैचिंग करना पड़ता है। एट द सेल्यूलर लेवल यू आर यूनिक, कंपोजिशन इज यूनिक, रचना आपकी यूनिक है, एकमेव है। योर फंक्शन इज यूनिक, आप जिस कार्य को लेकर के पैदा हुए वह भी एकमाद्वितीय है। Each one of us has to contribute in a certain way, and the whole education aims at unfolding that uniqueness within, that purpose of life. यदि आपकी शिक्षा आपको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं प्रदान करती है तो वो शिक्षा नहीं है। दिमाग में कचरा भर रहे अलग अलग कोर्सेस का, और यूजीसी उसका क्रेडिट दे रही है कचरे का। बैंक बना दिया, क्रेडिट बैंक बना दिया एनईपी ने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू द ब्रेन एंड व्हिच रन्स राइट होल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन। व्हेन यू गो इनटू योर लाइफ यू हैव नो यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। बैंकिंग की एंट्रेंस की एग्जाम है और उसमें चेकोस्लोवाकिया की राजधानी पूछते हैं। हॉरिबल, नथिंग टू डू विथ इट। अरे डेबिट क्रेडिट पूछो, कहां डेबिट में जाएगा कहां क्रेडिट में, जिंदगी भर तो वही करना है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर बन गए, उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन यू। The word education comes from the Greek word educare. Educare means to unfold, to discover. Apavrunu. The cover has to be discovered. The cover of ignorance has to be shed away, and that inner self has to manifest. वह जो अंदर की पूर्णता की अभिव्यक्ति है उसको शिक्षा कहा गया। इसलिए अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, क्या करने के लिए आया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, हु एम आई, एंड यू ऑल ऑफ यू डू इट एवरी डे। इसीलिए आप युवा है। मैं युवा की बहुत सरल परिभाषा करता हूं। माई डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल। मैं कहता हूं युवा कौन है? जो दिन में सबसे ज्यादा बार मिरर देखता है वो युवा है। मिरर, दर्पण, शीशा, दिन भर ज्यादा बार जो देखता है वो युवा है। थोड़ी सी आयु बढ़ जाती है तो देखने लायक कुछ रहता नहीं। या तो धौड़े हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, फिर कौन देखेगा। मेरे को गलतफहमी थी कि ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर स्कूटी वाले और क्या एक्टिवा वाले दो दो लगा के रखते हैं। मुझे लगता था ट्रैफिक देखने के लिए। बाद में जब मैंने मेरे बहनों को देखा कि जब जाते समय आतंकवादी बन करके जाती है, सारा लपेट करके, आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और भी जहां पहुंचती है वहां सब तामझाम उतारने के बाद वो जो एक्टिवा पे लगे हुए वो तो इसलिए है कि देखना है ठीक ठाक है कि नहीं। ट्रैफिक के लिए थोड़ी है, इसलिए तो एक्सीडेंट होता है। वो बाद में पहुंचने के बाद काम में आने वाला है। घर से निकलते समय अंतिम काम क्या किया था? अपने हॉस्टल के कमरे से निकलते समय अंतिम, कई बार तो शूज पहनने के बाद आता है, फिर अंदर जाकर के देखते हैं क्या मिरर। क्या देखते हो?
यही तो देखते हो ना, सब ठीक ठाक है कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट. दैट इज द क्वेश्चन यू आस्क द मिरर, इज एवरीथिंग ऑल राइट. अरे बाहर का पूछते हो, एक बार अंदर का भी पूछ दो, इज एवरीथिंग ऑल राइट विद इन, नॉट जस्ट विदाउट. उस शीशे में से देखने वाली आंखों ने आपसे प्रश्न पूछा, कौन है तू, किस लिए पैदा हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. The eyes that looks at you from the mirror have always asked this question to everyone. और जिसने अपने जीवन में इस प्रश्न का उत्तर दिया उसे महापुरुष कहते हैं. 13 साल के सुभाष ने हॉस्टल में से अपनी मां को पत्र लिखा, मां तूने मुझे 9 महीने पेट में पाला, अपना दूध पिलाया. मां क्यों, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे पिताजी चाहते हैं मैं इंडियन सिविल सर्विसेज में जाऊं, अंग्रेजों का अधिकारी बनूं और परतंत्र भारत माता को और परतंत्र बनाने के लिए काम करूं. इज दैट द पर्पस ऑफ माई लाइफ. 13 साल का सुभाष मां को पत्र लिखा है. इतिहास के पास सुभाष का पत्र है, मां का उत्तर इतिहास के पास नहीं है. मां ने क्या उत्तर दिया ये पता नहीं, लेकिन सुभाष ने प्रश्न पूछा तो नेताजी बन गया. जिसने अपने आप से प्रश्न पूछा मैं कौन हूं, उसका जीवन बदल गया. इसलिए राष्ट्र निर्माण में भूमिका यहां से शुरू होती है. व्हाट इज द पर्पस. योगेश सिंह जी कह रहे थे कि संकल्प करो कि देश के विपरीत कोई काम नहीं करूंगा. मैं कहता हूं कि संकल्प करो कि जो करूंगा देश के लिए ही करूंगा. Even my personal ambition, even my personal goal, even my personal career, whatever I want to do in my life would be for my country. मैं लिखूंगा देश के लिए, मैं सोचूंगा देश के लिए, मैं सांस लूंगा तो देश के लिए, मैं निश्वास छोड़ूंगा तो देश के लिए. इस देश का हर व्यक्ति ऐसा करने लगे. हम ट्रांसलेशन से चलते हैं, बिकॉज एथेंस कॉल्ड इट सिटीजन डेमोक्रेसी का वो रूप हमने लेने की कोशिश की. सिटीजन इज वन हु लिव्स इन द सिटी. आजकल नेट पे रहते हो तो नेटिजन हो गए हो. वैसे सिटीजन उसी का हिंदी में भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया नागरिक. नगर में रहता है वो नागरिक, फिर गांव में रहता है वो कौन, गांव का सिटीजन. ये कौन सा तरीका है. दैट्स व्हाई आवर होल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट इज अर्बनाइजेशन. इसलिए आज जब यहां का एड्रेस मिला ढाका गांव, तो मैं पूछ रहा था ये ढाका यहां कहां से आ गया. ढाकेश्वरी तो उधर है बांग्लादेश में. यहां बांग्लादेश की भी बहन दीपा बैठी है. वो बांग्लादेश की ढाकेश्वरी से ढाका बांग्लादेश की राजधानी है. मैंने कहा यहां ढाका गांव कैसे आया, तो मुझे बताया गया जब अंग्रेजों का राजा आया था तब ये गांव ना दिखे इसलिए ढक दिया था, इसलिए ढाका बन गया. ऐसे कितने गांवों को दिल्ली खा गई. कहां है गांव, पालम गांव, नागलोई, बदरपुर, सारे गांव है. वो सारे के सारे गांव अर्बनाइजेशन में, दिस पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, दिस फॉल्स पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट कहां से आया. नागरिक कहोगे तो ऐसे ही होगा. हमारी संकल्पना क्या है. इसलिए मैंने कहा मैं जो भी करूंगा राष्ट्र के लिए करूंगा. Whatever I will do in my life will be my contribution to my nation, whether you want it or not. That is the fact of life. क्यों, क्योंकि हम नागरिक नहीं है केवल, नागरिक हम राज्य के हैं. नागरिक इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम इस राष्ट्र के अंग है, राष्ट्रांग है. We are the limbs of the nation. That is our concept. यह भारत माता एक विराट रूप है. यह सृष्टि, यह विश्व एक विराट रूप है और उसका मैं अंग हूं. I am the cell of this body of भारत माता. डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कैंसर कैसे होता है. हमारे कार्यकर्ता के मां का आज कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था. मैंने दिन में फोन करके पूछा कब पता चला. बोले 6 महीने पहले पता चला. कब पता चलता है, जब कहीं गांठ हो जाती है, उस गांठ की बायोप्सी करते हैं, कहते हैं मैलिग्नेंट है, यह गांठ कैंसरस हो गई, कार्सिनोजेनिक है. वो गांठ बनती कैसे है. मैंने मेरे एमबीबीएस करने वाले मित्रों से पूछा ये कैंसर की गांठ कैसे बनती है, तो डॉक्टर हेगड़े ने बताया. डॉक्टर बीएम हेगड़े, भारत के सर्वोच्च पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर बीएम हेगड़े ने बताया
What is cancer? Cancer is nothing but when the cell of the body denies the discipline of the body. जब शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन पालने से मना कर देती है. There are many external factors, but no direct external factor. कोई जीवाणु नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कोई विषाणु नहीं. That's why it is very difficult to treat the cancer. Because there is nothing external. From within, the body cell says, I will not die for the body. Every moment you are sitting here and lakhs of your body cells are dying and lakhs of new cells are taking their place. This is called as anabolism and catabolism. This is metabolism of the body. This is called as metabolic rate. When it is disturbed, it results into obesity. उसी से मोटापा आता है. जब आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का है, तो वो कहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक करो. मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक करने के लिए सूर्य नमस्कार करो, व्यायाम करो, जिम करो, वॉकिंग करो. Metabolism is the balance between dying cell and new cells taking their place. एक सेल कहती है, one body cell, एक कोशिका कहती है, I will not abide by this, not die. Who are you to tell me? आप कौन होते बताने? मेरी मर्जी. And that cell multiplies and it becomes into a tumor. और जब एक कोशिका मरने से मना करती है तो वो पूरे शरीर को मार देती है. हम राष्ट्रांग है, हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्र के लिए है. हम यदि उस डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो क्या होता है? हेलमेट नहीं पहनी तो आप राष्ट्र का डिसिप्लिन तोड़ते हो. और जब आप राष्ट्र का डिसिप्लिन तोड़ते हो, आप भारत माता के कैंसर बन जाते हो. You start creating a tumor. That is what is happening. जो यहां पर चिंता व्यक्त की गई कि 75 वर्षों के बाद भी भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? Because we forgot that we are part of this country. We are the limbs. We are the body cells. And we have to contribute to the whole world. सारे विश्व में शांति होनी है तो हमको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा. We have to decide what will be the purpose of my life, what will be the career options that I have. मैं मेरे स्वभाव के अनुसार सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन, सर्वाधिक योगदान राष्ट्र के निर्माण में किस रूप में दे सकता हूं. इतना सुंदर अद्भुत नृत्य यहां पर प्रस्तुत किया. वो जो आंखों की मुद्राएं देख रहा था, जब आंखें इधर से उधर हो रही थी, मैंने कहा वाह, इसको कहते ट्रेनिंग. क्योंकि केवल हाथों के थिरकने से नृत्य नहीं होता है, जब चेहरे के भाव थिरकते हैं तब नृत्य होता है. क्योंकि हमारा अस्तित्व ही भाव के कारण है. We exist because we feel. We are human because we feel. Our emotions decide our future. इसलिए हमारा भाव देशभक्ति का हो जाए. यह विचार लेकर के 100 वर्ष पूर्व जो प्रवाह चला, उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करने वाला स्वयंसेवक पैदा करना. Each cell of the body should be in tune with the purpose of the body. मेरी उंगली कहेगी कि मैं शरीर का नहीं मानूंगी तो इस उंगली का कोई अर्थ नहीं. यहां इतनी जब तक है तब तक कितनी दादागिरी कहते हैं. सारी लड़ाई तो इसी से होती है ना, उंगली से. उंगली दिखा दिखा करके, और कट जाए और हाथ से कट के गिर जाए, 2 मिनट तड़पेगी, उसके बाद में सारी अकड़ चली गई. इस उंगली की अकड़ तब तक है जब तक वो शरीर से जुड़ी है. हमारी भी सारी अकड़ तब तक है जब तक हम भारत के हैं और जब तक भारत विश्व में अपना स्थान प्राप्त करता है. और महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है. आप मातृशक्ति, मैंने कहा तो कई बार लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं. मैं कहता हूं, मैं आपको बहनें कहता हूं तो आप ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको क्या संबोधन करूंगा ये मैं तय करूंगा ना. मैंने कह दिया कि मेरी और आपकी मां एक है, इसलिए मैं आपको बहन कहता हूं. और मैं जानता हूं कि आपके अंदर प्रचंड शक्ति है. भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में बता रहे कि ईश्वर किस किस में बता रहे. स्थावराणाम हिमालय, जो पर्वत है उन पर्वतों में मैं हिमालय हूं. ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं वसंत हूं.
मासानाम जिसमें जो बेस्ट है, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय जो बेस्ट है वो मैं हूं। ईश्वरीय विभूति बेस्ट के रूप में प्रकट होती है। जब स्त्री के बारे में बोलने लगे तो एक विशेषण में भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान गीता गाते समय एक बात में स्त्री की शक्ति को नहीं बता पाए। स्त्री में, नारी में ईश्वर कहा है, उन्होंने 7 बातें बताई। कीर्ति, श्रीश्च वाक, नारी नाम स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा, ये 7 चीजें। कीर्ति अपने आप फैलती है, सुगंध फैलता है। वही काम बेचारा पुरुष करे तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और उतनी ही बकवास रील इंस्टा पे कोई बहन डाल दे तो इतने लाइक मिल जाते हैं। कीर्ति, ज्यादा इन्फ्लुएंसर इंस्टा पे बहनें क्यों हैं? क्योंकि कीर्ति उनका गुण है जो आप करते हो। श्री, संपन्नता की देवी। पिताजी ला करके मां के हाथ में पकड़ा देते थे, और जिस घर में मां फाइनेंस मिनिस्टर होती है उस घर में बरकत ही बरकत होती है, किसी बात की कमी नहीं होती, क्योंकि श्री। इसलिए शायद निर्मला जी को फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे लोग विवादित हो जाएगा लेकिन फिर भी गृह लक्ष्मी है। श्री, वाक, बोलने की शक्ति। सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी को कोई लड़की कह दे, बात मान जाता है, किसी और कारण से नहीं। यह ईश्वरीय शक्ति है आपकी वाणी में, सही उपयोग कीजिए उसका। कीर्ति, श्री, वाक, नारी नाम, स्मृति, स्मरण शक्ति, भूलती नहीं किसी बात को, अच्छी भी और बुरी भी। कई बार गड़बड़ भी हो जाती है उससे, बुरी बातें भी नहीं भूलती। सारा सबसे ज्यादा दिक्कत तो उसी से होती है, विस्मरण नहीं होने से। स्मृति, मेधा, अद्भुत क्षमता है, लॉजिकल पावर इतनी अद्भुत है। धृति, धारण करने की, धैर्य रखने की शक्ति, और क्षमा करने की शक्ति। 7 शक्तियों से नारी बनी है। इससे आप तो इमेंस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में जब कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं कहा था, पहले सिस्टर्स कहा था, बहनों और भाइयों कहा था। भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को पूछा, was it accidental that you said sisters first and brothers afterward, or was it intentional? और स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया था, it was intentional, because the next century is the century of motherhood, is the century of sisters. इसलिए उस नरेंद्र की बात को ये नरेंद्र मान रहा है, इसलिए वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ नारी की पूजा करना नहीं है। संस्कृत के विद्वान यहां पर बैठे, पूजा शब्द का अर्थ वो नहीं होता है जो मंदिर में की जाती है। मंदिर में जो करते हैं उसे अर्चना कहते हैं, उसको अर्चना कहते हैं, पुष्प चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना। पूजा का अर्थ होता है पुनरेव जायते इति पूजा, उसके जैसा बनना, इसको पूजा कहते हैं। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनने से ही शिव की पूजा। राम की पूजा करते हो तो राम बनने के लिए करते हो, इसलिए पूजा का अर्थ है टू फॉलो, अनुसरण करना, टू बिकम लाइक वन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वेयर द लीडरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ द नारी, वीमेन। When others follow women, रमन्ते तत्र देवता, there everything exists. इसलिए women led development is not just a नारा नहीं है केवल, not just a slogan, it is the reality. अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे, कुछ दिनों बाद बेटा बचाओ करना पड़ेगा। वह हमारी एक कार्यकर्ता हरियाणा पीएससी में मेंबर है, ममता दीदी, वो बताती है कि जितने एप्लीकेशन आते हैं हरियाणा में, चाहे वो कोई नॉन टीचिंग सर्विसेज का हो, टीचिंग सर्विसेज का हो, अलाइड का हो, 80% एप्लीकेंट महिलाएं होती है। स्कूल टीचिंग में महिलाएं हैं। पूरा आपका स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर के देखिए, 60% स्कूल एजुकेशन की टीचर्स महिलाएं हैं। हायर एजुकेशन अभी पीछे, इसीलिए सत्यानाश है हायर एजुकेशन। वहां भी महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और वो रिजर्वेशन से नहीं होगा, आरक्षण से नहीं होगा। महिला आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़े दिनों में आप आगे बढ़ने वाली हो। आज अनेक स्थानों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई।
आईसीएमआर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वैक्सीन वॉर यदि आपने देखा होगा तो भारत को कोविड से बचाने का काम मातृशक्ति ने किया था। इसरो में महिला साइंटिस्ट की संख्या 58% है, पुरुषों की 52%। आई कैन गो ऑन। आज नारी शक्ति के विजय का गान करने की आवश्यकता है। आज भारत माता को विश्व में अपना स्थान प्रदान करने वाली कोई होगी तो हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारी माता है। इस गर्व को मन में लेकर के अपने कंट्रीब्यूशन को तय करो। अपने जीवन की दिशा तय करते समय यह तय करो कि मैं भारत को विश्व का अग्रणी बनाऊंगी, ताकि सारे विश्व में शांति हो सके, सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को समझ सके। और जो G20 में कहा था, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक कुटुंब, यह भारत विश्व को दे सकता है। और कुटुंब तो करता ही मातृत्व से बनता है। मेरी मां की एक छोटी सी घटना बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, जिसने मेरा जीवन बनाया। मैं आज जो कुछ भी हूं उसके कारण। 7वीं 8वीं में था, 11-12 वर्ष की आयु थी, और मां की पुरानी कविताओं की कॉपी पढ़ रहा था। मेरी मां बहुत अच्छी मराठी में कविताएं लिखती थी। कविता पढ़ते पढ़ते गुलमोहर पे बहुत कविताएं मां ने लिखी है, सूर्य पे लिखी है बहुत कविताएं। एक कविता तब लिखी मां ने जब वो पहली बार गर्भवती हुई, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। और उस समय उन्होंने मां बनने के और अद्भुत मां बनने का जो अद्भुत आनंद है, दैट फुलफिलमेंट दैट वन गेट्स बाय बिकमिंग, उसके बारे में कविता लिखी। पहली कड़ी पड़ी, अद्भुत दिव्य भावनाएं आ गई, आंखों में आंसू आ गए। और पहला अंतरा पूरा होते होते ध्यान आया, अरे ये तो तब लिखा है जब मैं पेट में था, मैं घर का बड़ा बेटा हूं। तो मां पहले जब गर्भवती थी तो गर्भ में मैं था, और मेरे अंदर पेट में रहते हुए ये कविता लिखे, बोलते उस कविता की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अद्भुत सुंदर कविता, शरीर मन बुद्धि और आत्मा के स्तर पर व्यक्तित्व की परिपूर्णता कैसे मातृत्व से होती है, इसका अद्भुत वर्णन था। और अंतिम पंक्ति में अपेक्षा की थी कि क्या होगा। उस समय तो ये जय माता दी और जय श्री राम था नहीं, सोनोग्राफी और वो सब था नहीं। तो इसलिए गर्भ में मैं हूं और मां कल्पना कर रही है कि क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। और मां ने कविता में लिखा था कि बेटी होनी चाहिए, कन्या होनी चाहिए। और कारण लिखा था क्योंकि वो भी आगे चल करके मां बनेगी और अपने जीवन को पूर्णता देगी। अब सोचिए 12 साल का बेटा मां की कविता पढ़ रहा है और कविता में लिखा है मां को तो बेटी चाहिए थी। मेरे मन में आया, मैं पैदा हुआ तो कितना दुख हुआ होगा मां को, बेटी मांगी थी, ये मुष्टंडा आ गया। आई वॉज नॉट वॉन्टेड। रोता रहा, 2 दिन तक रोया। छोटे भाई ने चुगली करी, छोटे भाइयों का काम ही होता है, बहन हो तो और चुगली करना। मां को जाके चुगली करी, आपकी कविता पढ़ करके कर रहा। मां ने आकर के समझाया, मां के लिए बेटा बेटी समान होते हैं। 12 साल में तुमको लगा क्या कि मैं प्रेम नहीं करती हूं? मैंने कहा नहीं लगा। छोटे बच्चे जितने जल्दी नाराज होते हैं, राजी भी जल्दी हो जाते हैं। राजी हो गया। मां ने कहा चल भोजन कर। मैंने कहा नहीं, भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा एक समस्या तो पूरी हो गई, दूसरी अभी बची है। मैंने कहा क्या? मां ने कहा क्या? मैंने कहा बेटा हूं, प्रेम करती हो ये तो मान लिया, लेकिन आपने लिखा है बेटी होती तो मां बन के जीवन परिपूर्ण करती। अब मैं कैसे अपने जीवन को परिपूर्ण करूंगा, ये प्रॉब्लम तो रह गई। और तब मां ने मेरे को जो उत्तर दिया, उस उत्तर से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। मां ने कहा, मां तो शरीर को जन्म देती है, चरित्र का निर्माण तो शिक्षक करते। पुरुष होकर के भी मां बनना चाहते हो तो शिक्षक बनो। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षिकाएं बढ़ गई तो जीवन चरितार्थ होगा। सारे पुरुष यहाँ जो बैठे हैं, यदि आप शिक्षक हो तो आपको मातृत्व का अवसर मिला है, और उस मातृत्व के कारण ही आपके जीवन की भी परिपूर्णता होगी। प्रत्येक पुरुष को भी अपना जीवन पूर्ण होने के लिए भावात्मक स्तर पर उस मातृत्व को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए आप ही भारत माता को और उज्जवल उसके पर्पस ऑफ लाइफ तक ले जा सकते हो। विश्व का कल्याण करने का जो पर्पस ऑफ लाइफ भारत माता का है, उसमें योगदान देने वाला पर्पस ऑफ लाइफ मेरा हो, यह इस कुंभ का संदेश है। यह अमृत है, जिस अमृत का छींटा यदि आज हमने ग्रहण कर लिया तो हम भी अमर हो जाएंगे। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।